उनकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, इसीलिए वो अपनी बॉडी को भी स्टेबल नहीं रख पाते। वो जियोका से कहने लगते मुझे इस जगह से ले जाने में मेरी मदद करो। सीन शिफ्ट हो जाते हैं और हमें ड्रैगन काउंटी का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पर मिस बेक को दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों बेटों के साथ होती है और यहाँ पर दोनों ही बेटे काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ ही हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उनसे मिलने के लिए इस जगह पर आया हुआ था, जो कि यान काउंटी का यंग मास्टर होता है और उसके साथ उसके ग्रैंडफादर भी इस जगह पर आए हुए थे। इसी के साथ ही मुबेक और उसका भाई दोनों ही मिलकर उन दोनों को ही ग्रीट करते हैं, क्योंकि उन दोनों की फैमिली काफी ज्यादा बड़ी थी। इसी के साथ ही वो यहाँ पर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और यहाँ पर उन दोनों के बीच की बात काफी ज्यादा लंबी चलती है, जिसमें वो एक दूसरे की स्वॉर्डमैनशिप के बारे में भी काफी सारी बातें करते हैं। हम देखते हैं जो इस जगह पर यान काउंटी के हेड लीडर होते हैं वो कुछ बातें कर रहे होते हैं मिस बेक के साथ, ताकि वो अपने रिश्ते को और भी ज्यादा अच्छा कर सके। और वो मुबेक के साथ भी उसकी स्वॉर्डमैन स्किल्स के बारे में उससे बातें कर रहे थे, क्योंकि सभी लोगों को इस जगह पर पता था कि मुबेक एक काफी ज्यादा बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन है, क्योंकि नानगॉन काउंटी में भी काफी कम ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मुबेक को स्वॉर्डमैनशिप में टक्कर दे सकते हैं। इसी के साथ ही अब इस जगह पर जाने लगते हैं यान काउंटी के ग्रैंड मास्टर। वो यहाँ से जाते हुए अपने पोते से बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका पोता कहता है कि इस लड़के की सही में जो स्वॉर्डमैनशिप की स्किल्स हैं वो इतनी ज्यादा बेहतरीन है कि आप इसके बारे में इतनी ज्यादा तारीफें कर रहे थे, आपका जरूर इसके बारे में कोई ना कोई प्लान होगा। तभी उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं हाँ, इस लड़के की स्वॉर्डमैनशिप की स्किल्स काफी ज्यादा बेहतरीन है और मुझे लगता है कि ये लड़का इस जगह पर तुम्हारी बहन के लिए परफेक्ट है। मैं इस लड़के के साथ तुम्हारी बहन की शादी करवाना चाहता हूँ और इसके ही बारे में मैंने मिस बेक के साथ बातें करी है। अगर हमारा और इनका सेक्टर एक साथ मिल जाता है तो उसके बाद जो 9 बड़े सेक्टर्स हैं वो भी हमारे साथ पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि उसके बाद हमारे सेक्टर की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी के साथ ही वो अपने पोते को काफी सारी और बातें भी बताने लगते हैं और उसे कहते हैं कि ये लड़का अगर आगे चलकर हमारे सपोर्ट में होगा तो काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसकी स्वॉर्डमैनशिप की स्किल्स बहुत ज्यादा बेहतरीन है, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और उसका पोता भी काफी ज्यादा खुश होता है ये सुनने के बाद। मिस बेक का सीन दिखाया जाता है। मिस बेक इस जगह पर मुबेक से बातें कर रही होती है और मुबेक को बताने लगती है मैंने इस जगह पर तुम्हारे बारे में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मैं इस जगह पर यान काउंटी की प्रिंसेस के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है और मुझे लगता है वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी। जो मुबेक होता है वो कहने लगता है लेकिन मॉम इस जगह पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। वो इस जगह पर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसकी मॉम होती है वो तुरंत ही उसकी बातों को टाल देती है। जबकि उसका भाई इस जगह पर कहने लगता है ब्रदर आपके लिए इस जगह पर मॉम ने काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की को ढूंढा है, क्योंकि मैंने सुना है यान काउंटी की प्रिंसेस काफी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन मुबेक इस जगह पर कोई भी जवाब नहीं देता, वो शांति से खड़ा रहता है। उसकी मॉम को मुबेक को इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहने लगती है अभी भी तुम इस जगह पर नांगोंग काउंटी की प्रिंसेस के बारे में सोच रहे हो, वो कभी भी तुम्हें घास नहीं डालने वाली, क्योंकि वो उसी लड़के से प्यार करती है शायद से, क्योंकि उनको भी कंफर्मेशन नहीं थी कि जो नानगॉन प्रिंसेस है वो योनजुखा से ही प्यार करती है या फिर नहीं। जबकि मुबेक इस जगह पर शर्माने लगता है प्रिंसेस के बारे में बात सुनने के बाद। लेकिन उसकी मॉम को उसका नाम लेना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी मॉम को नांगोंग प्रिंसेस कभी भी पसंद नहीं करती। और इसी के साथ ही यहाँ पर मुबेक की मॉम कहने लगती है मैंने जो तुम्हारे लिए फैसला लिया है वो सही है, तुम्हें उसी फैसले के साथ ही आगे बढ़ना है। जबकि मुबेक भी अपनी मॉम की बात सुनकर कहता है आपने इस जगह पर जो फैसला कर दिया उस फैसले को कोई भी नहीं टाल सकता, तो आखिरकार मैं आपके फैसले का विद्रोह कैसे कर सकता हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है ठीक है, इसके बारे में हम जो यान काउंटी के मास्टर हैं उनसे आगे चलकर और भी ज्यादा बातें करेंगे। जबकि हम देखते हैं तुरंत ही मुबेक का भाई सामने आता है और वो यहाँ पर कहने लगता है मॉम आपने ब्रदर के लिए तो काफी ज्यादा अच्छा फैसला लिया है। तभी उसकी मॉम कहने लगती है तुम्हारी बहन कहाँ है, मैं तुम्हारी बहन के बारे में चीजें जानना चाहती हूँ, मैंने काफी लंबे टाइम से उसको इस जगह पर नहीं देखा। तभी उसका जो भाई होता है वो कहने लगता है मॉम आप पूरे के पूरे ड्रैगन स्टेट को कंट्रोल में रखती हैं, क्या आपको इतनी सी बात नहीं पता आखिरकार हमारी बहन कहाँ है। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद उसकी मॉम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है किस तरीके की बकवास कर रहे हो तुम इस जगह पर, अगर तुम मुझे सीधे सीधे उन बातों को बता दोगे तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी वो बताने लगता है जो मेरी बहन है वो इस टाइम पर लुओयान काउंटी में है और लुओयान काउंटी के बारे में आपको तो पता ही होगा, उस जगह पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है और मेरी बहन भी उस जगह पर 5 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस टाइम पर वो जो बैंडेड यूनियंस है उनके खिलाफ फाइट कर रही है, जो कि इस जगह पर अत्याचार कर रहे हैं लोगों के ऊपर। इसी के साथ ही एक बैंडेड यूनियन का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी बंदे से एक्स्ट्रा चार्ज ले रही होती है। जबकि वो बंदा इस जगह पर कहने लगता है हमने पहले ही आपको काफी ज्यादा चार्ज दे दिया है, आप हमारे साथ
ऐसा क्यों कर रहे हैं? लगभग 2 हफ्ते पहले हमने सारे का सारा चार्ज आपको दे दिया और वापस से अब आप हमसे चार्ज मांगेंगे, तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट इतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसकी ऐसी बात सुनकर वो बंदा कहने लगता है, अगर तुम्हारा प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं हुआ तो इसके बारे में मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है, तुम्हें वो चार्ज तो देना ही होगा, वरना इस जगह पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, चलो ठीक है, अब मर जाओ इस जगह पर, क्योंकि तुम्हारे जीने से हमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा। और इसी के साथ ही वो बंदा काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है। सभी लोग इस जगह पर कहने लगते हैं, आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये जो बैंडेड यूनियन के लोग हैं ये इस जगह पर काफी ज्यादा आतंक मचा रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? किसी को भी इस बारे में नहीं पता होता। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सारी की सारी चीजें छुपकर देख रही होती है और कहने लगती है, इस जगह पर अब इन सभी चीजों को खत्म करना होगा, क्योंकि लुओयान काउंटी से मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ। और इसी के साथ ही हमें पता चलता है ये लुओयान काउंटी की 4th हीरो है, जो कि मिस बेक की बेटी है। और इसी के साथ ही तेजी से आगे बढ़ते हुए कहती है, अब इस जगह पर तुम लोगों को एक अच्छा सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। और वो भी फौरन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और अपनी स्वॉर्ड आर्ट को यूज करने लगती है। और इसके पास भी एक स्वॉर्ड आर्ट है, लेकिन ये स्वॉर्ड आर्ट इसकी भाई की स्वॉर्ड आर्ट से काफी ज्यादा अलग है। और इसी के साथ ही जब ये अटैक करती है तो वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से उस जगह पर जख्मी हो जाता है। 4th हीरो को देखकर इस जगह पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ ही 4th हीरो को दिखाया जाता है। 4th हीरो कहने लगती है, ये काम तो मेरे लिए काफी ज्यादा आसान था, इन लोगों को हैंडल करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है मेरे लिए। और इसी के साथ ही सभी बैंडेड से कहने लगती है, चले जाओ इस जगह से, अगर तुम लोगों ने दोबारा से इस तरीके की हरकत करी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन जितने भी वो बैंडेड्स होते हैं वो कहने लगते हैं, इस लड़की ने पहले ही हमारे काफी सारे लोगों को मार दिया है, अब इसने इस जगह पर हमारे सेकंड हैंड कमांड को भी बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल कर दिया है। हम इस लड़की को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकते, इसे मारना होगा इस जगह पर। लेकिन जो इस जगह पर 4th हीरो होती है वो कहने लगती है, सही में तुम लोग इस जगह पर मुझे मारना चाहते हो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आ जाओ इस जगह पर, मैं भी तैयार हूँ तुम लोगों के साथ फाइट के लिए। और वो भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। बाहर निकालते हुए कहती है, आ जाओ अब, मैं भी देखना चाहती हूँ कितनी हिम्मत है तुम लोगों के अंदर, तुम बैंडेड्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इसी के साथ ही जो बैंडेड का दूसरा बंदा होता है वो कहता है, यहाँ पर अगर तुम हमारी ताकत ही देखना चाहती हो, अभी हम तुम्हें दिखाते हैं आखिर हम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ही काफी सारे जो बैंडेड्स होते हैं अब वो आगे आने लगते हैं फाइट करने के लिए, और धीरे धीरे कर इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। जबकि 4th हीरो इस सब चीजों के बावजूद इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं घबराती और कहने लगती है, चलो ठीक है, अब तुम लोग इस जगह पर आ चुके हो तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग बात है, मैं तुम लोगों के साथ फाइट के लिए तैयार हूँ। जबकि वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं, रुक जाओ इस जगह पर। और एक बंदा उनके बीच में से सामने आता है और कहता है, अब मैं इससे फाइट करूंगा और इसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, हमारे सेकंड हैंड कमांड का बदला मैं लूंगा इस जगह पर, क्योंकि इस टाइम पर अगर हमारे सेकंड हैंड कमांड घायल हो चुके हैं तो उनकी पोजीशन मेरे पास है और इस समय मुझे उनका बदला लेना चाहिए। काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उसी टाइम पर लुओयान काउंटी 1st हीरो इमॉर्टल सेक्टर सामने आता है और वो कहने लगता है, मुझे यकीन था तुम इसी जगह पर होगे 4th हीरो, मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद के लिए आ ही गया, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। 4th हीरो भी इस जगह पर 1st हीरो को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है, तुम इस जगह पर आ गई। जैसे ही ये बंदा उसे देखता है वो कहने लगता है, ये तो इमॉर्टल सेक्टर का बंदा है, ये आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहा है? यानी कि ये बंदा इमॉर्टल सेक्टर से बिलोंग करता है। लेकिन वो बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उस बंदे को सोचने का ही टाइम नहीं देता और उसके ऊपर हमला कर देता है। और इस हमले की वजह से वो बंदा भी बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल हो जाता है। जबकि अब बैंडेड्स और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं, इन लोगों की आखिरकार हिम्मत कैसे हुई, इन लुओयान काउंटी वालों की इस जगह पर आकर हम लोगों के ऊपर हमला करने की? क्या इन्हें नहीं पता हम लोग कौन है? हम लोग बैंडेड्स हैं और हम लोग इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जबकि वो 1st हीरो कहने लगता है, तो तुम इस जगह पर बैंडेड्स हो, हम तुम्हारे साथ फाइट के लिए तैयार हैं, आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो हम भी देखना चाहते हैं, आ जाओ इस जगह पर एक साथ हमारे ऊपर हमला करो। ये बात सुनने के बाद उनको भी गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगते हैं, लड़के यहाँ पर तुम इमॉर्टल सेक्टर से बिलोंग करते हो इसीलिए हम तुम्हें छोड़ देते, लेकिन अब तुम्हारे बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लुओयान काउंटी के यहाँ पर बाकी हीरोज भी आने लगते हैं। इसी के साथ ही 2nd हीरो को दिखाया जाता है और इसी के बाद 3rd हीरो की भी इस जगह पर एंट्री होती है। वो सभी कहने लगते हैं, हम लोगों को इस जगह पर आने में लेट हो गई, लेकिन फिर भी हम लोग इस जगह पर आ चुके हैं। और एक एक कर ये सभी लोग मिलकर इस जगह पर इन सारे के सारे बैंडेड्स के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं, क्योंकि इनके पास काफी ज्यादा अच्छी मार्शल आर्ट थी, जिस वजह से इन लोगों को हराने में इन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी एक अच्छी टक्कर देते हैं ये इन सभी को इस जगह पर। और इसी के साथ ही कहानी सुनाने वाला अब इस जगह पर बताने लगता है कि काफी सारे जो बैंडेड्स हैं वो इस जगह पर बैंडेड यूनियन का नाम यूज कर रहे हैं ताकि वो लूटपाट को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सके। लेकिन जो लुओयान काउंटी के 5 स्टूडेंट्स हैं वो इस जगह पर इन सारी चीजों को अपोज कर रहे हैं और बैंडेड यूनियन के खिलाफ उन लोगों ने एक जंग छेड़ दी है। इसी के साथ ही उन लोगों ने अभी तक काफी सारे बैंडेड्स को खत्म कर दिया है अपनी पावर के साथ, और धीरे धीरे कर वो काफी सारी बड़ी बड़ी बैंडेड यूनियंस को खत्म करते जा रहे हैं। जबकि इस टाइम पर अब बैंडेड यूनियंस वाले भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं और इन पांचों के पांचों हीरोज के खिलाफ मारने का ऑर्डर जारी कर दिया है, जिस वजह से ये लोग कहीं
भी दिखते हैं तो इन लोगों को मारने के लिए बैंडेड यूनियन वाले इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन इस जगह पर पूरी की पूरी परिस्थिति चेंज हो चुकी होती है। सारे के सारे बैंडेड यूनियन वाले लोग डर जाते हैं और इस जगह से भागने लगते हैं। जबकि एक बंदा कहता है अगली बार जब मैं तुम्हें मिलूंगा तो इसी जगह पर मैं तुम्हें मार डालूंगा और अकेला ही मैं तुम्हें मारूंगा। ये बात सुनने के बाद 4-0 कहने लगती है अभी तुम इस जगह पर हमें नहीं मार पाए तो अगली बार क्या मारोगे, लेकिन हम तुम्हें इस जगह से इस तरीके से तो जाने नहीं दे सकते, हमें तुम्हें पूरे तरीके से खत्म करना होगा। जिस वजह से वो काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है उस बंदे के ऊपर हमला करने के लिए। इसी के साथ ही अब उस बंदे के जितने भी साथी होते हैं उन्हें भी वो एक एक कर मारने लगती है। 4-0 की पावर काफी ज्यादा होती है और बाकी जो 5 के 5 हीरोज होते हैं वो भी उसकी मदद कर रहे होते हैं इन सभी को मारने में, क्योंकि वो लोग इस जगह पर कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। और ये सारी की सारी स्टोरी बता रहा होता है मुबेक का भाई, जो कि अपनी मॉम को ये बातें बताता है। लेकिन ये बात सुनने के बाद जो मिस बेक होती है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है मैंने उसे मार्शल आर्ट सीखने से मना किया था, मैंने उसे कहा था हम उसके लिए जल्दी कोई लड़का को ढूंढ लेंगे मैरिज करने के लिए, लेकिन आखिरकार उसको इस जगह पर मार्शल आर्ट सीखने के लिए लुओयान काउंटी किसने भेजा, मुझे बताओ इस जगह पर, और आखिरकार वो उस जगह पर कैसे जा सकती है। इसी के साथ ही काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए वो अपने दोनों बेटों के ऊपर भड़क जाती है और दोनों को ही काफी ज्यादा सुनाने लगती है। लेकिन इसी के साथ ही जो उनका सेकंड सन होता है वो उसे रोक लेता है और कहने लगता है मॉम इस जगह पर मेरी बात को सुनिए, ये हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है। और यहाँ पर वो अपनी मॉम को किसी भी चीज के बारे में बता रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम कहती है मुझे यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो आखिरकार किस तरीके से वो हमारे काम आ सकती है। तभी वो इस जगह पर कहता है ठीक है मॉम, मैं अब आपको सारी की सारी चीजें बताने वाला हूँ। लुओयान काउंटी के 5 हीरोज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि काफी ज्यादा बड़े बड़े सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जिनके सेक्टर्स भी काफी ज्यादा बड़े हैं, हम लोगों से तो काफी ज्यादा बड़े हैं। लेकिन जो उसमें 5th हीरो है वो काफी ज्यादा पावरफुल होने के साथ है काफी ज्यादा बड़े सेक्टर से भी बिलोंग करती है, जो कि हेवनली सेक्टर है। और हेवनली सेक्टर के बारे में तो आपको सारी की सारी चीजें पता ही होंगी। आखिरकार हेवनली सेक्टर के बारे में कोई कैसे नहीं जानता। इसी के साथ ही उसकी मॉम कहने लगती है इस जगह पर बातों को घुमाना बंद करो, मुझे बताओ आखिरकार हेवनली सेक्टर हम लोगों की कैसे मदद कर सकता है। तभी वो कहने लगता है मैंने सुना है कि 4th हीरो और 5th हीरो आपस में काफी ज्यादा अच्छे दोस्त है, अगर उनकी दोस्ती ऐसे ही चलती रही और काफी ज्यादा अच्छी हो गई तो इससे हमें काफी ज्यादा मदद मिल सकती है, क्योंकि हेवनली सेक्टर के अंदर 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल गॉड में से एक बंदा मौजूद है जो कि 10th रैंक पर है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और आगे चलकर वो हमारी काफी ज्यादा मदद कर पाएगा, क्योंकि जो उसकी पोती है वो मेरी बहन की दोस्त है और आगे चलकर इन लोगों से हमें काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। यही बात वो अपनी मॉम को थोड़े बहुत घुमा फिरा के समझाने की कोशिश करता है और वो ये भी बताता है कि वो भी उसी के साथ मार्शल आर्ट सीख रही है और मैंने सुना है वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी है और लुओयान काउंटी की टॉप 1 ब्यूटी है, जिसको देखने के लिए सभी लोग उस जगह पर आते हैं और भी काफी सारी तारीफें करने लगते हैं। और यहाँ पर बताता है मॉम आपको ये बात कैसी लगी, यहाँ पर ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, ये यहाँ पर जो मेरी बहन है उसने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, अब आप यहाँ पर उसको डांटने के बजाय शाबाशी देंगी। और वो यही बातें कर रहा होता है, जबकि मुबेक इस जगह पर कहने लगता है ये बात करके तो इसने अपने आप को और ज्यादा फंसा लिया। जबकि उसकी मॉम को अब और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहती है तुम यहाँ पर बेवकूफ और कुछ भी नहीं, तुम्हें क्या लगता है वो इस जगह पर उसे अपनी एक अच्छी दोस्त बनाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम अपनी बहन को अच्छे तरीके से बिल्कुल भी नहीं जानते। ये बात सुनने के बाद वो और ज्यादा हैरान होता है, लेकिन उसकी मॉम और ज्यादा गुस्सा होती है और कहने लगती है जल्दी से जल्दी अपनी बहन को इस जगह पर लेकर आओ, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो। तभी वो भी कहने लगता है कि सही में अब मुझे उसे वापस लाना होगा। इसी के साथ ही जो मिस बेक होती है वो अपने दोनों के दोनों बेटों को ये जिम्मेदारी देती है कि अब उन लोगों को कुछ भी कर अपनी बहन को इस जगह पर वापस लाना है। ये सुनने के बाद जो सेकंड ब्रदर होता है वो तो हैरान हो जाता है, जबकि मुबेक इस जगह पर इस चीज के लिए हामी भर देता है। सेकंड ब्रदर कहने लगता है यहाँ पर हम कुछ भी कर ले वो नहीं आने वाली, लेकिन मिस बेक कहने लगती है कुछ भी करो इस जगह पर, जबरदस्ती करनी पड़े तो जबरदस्ती करो, लेकिन उसको इस जगह पर लेकर आओ। मैंने उसके लिए एक काफी ज्यादा अच्छे प्रिंस का रिश्ता देखा हुआ है और उस प्रिंस के साथ अगर उसकी शादी हो गई तो इससे भी ज्यादा बड़े काम होंगे हमारे लिए। ये सुनने के बाद तुरंत ड्यूस का भाई खड़ा हो जाता है और कहने लगता है मॉम मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ ही अब हमें सीन दिखाया जाता है 5 माउंटेन पीक का, जिस जगह पर मुबेक और यानरान बैठे हुए थे और वो दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। यानरान इस जगह पर मुबेक को अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हुए कहता है मुझे अपनी इस बॉडी का कोई भी अफसोस नहीं है, मैंने अपनी मार्शल आर्ट को खो दिया, अपने मेलेडियंस को खो दिया, अपनी पावरफुल बॉडी को खो दिया, लेकिन इन सब चीजों का कोई अफसोस नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ ही टाइम में मैं मरने वाला हूँ। जियो का कहने लगता है मुझे पता है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन इस जगह पर मुझे ऐसा लगता है ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे साथ इसलिए हो रही है क्योंकि तुमने काफी ज्यादा बुरे काम करे हैं अपने मार्शल आर्ट से। ये बात सुनने के बाद यानरान कहता है शायद से ये उन्हीं सब चीजों की सजा है जो कि गॉड मुझे दे रहा है इस टाइम पर, और गॉड को अगर यही चीजें मंजूर हैं तो ठीक है। इस जगह पर मुबेक कहने लगता है क्या तुम इस जगह पर हेवंस के लॉस को मानते हो कि हेवंस के लॉस को कोई भी बंदा नहीं तोड़ सकता, कोई भी उसे बेंड नहीं कर सकता।
यानरान उसकी बात सुन के कहने लगता है, ये बात तो सभी लोग मानते हैं, आखिरकार तुम इस तरीके की बातें मुझसे क्यों कह रहे हो। तभी जियो का कहता है, क्या तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि कुछ बड़ा होने वाला हो, जिसके बारे में 9 बड़े सेक्टर्स, होली सेक्टर्स को भी ना पता हो, और इसके बारे में जब पता चले तो सभी लोग हैरान हो जाएं, क्योंकि मुझे खतरे की आभा महसूस हो रही है, जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जियो का और भी बताते हुए कहता है, ये चीज मुझे ऐसी लग रही है जैसे कि पास्ट में भी ये चीज हो चुकी है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता आखिरकार क्या होने वाला है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो काफी ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन यानरान कहने लगता है, शायद से तुमने काफी सारी मांगा को पढ़ा है, जिस वजह से तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। लेकिन यानरान को एक बात याद आती है जो कि जियोका ने थोड़े टाइम पहले कही थी। वो जियोका से कहने लगता है, थोड़े टाइम पहले तुमने मुझसे कहा था तुम मेरे मार्शल आर्ट को रिवाइव कर सकते हो, तुम मेरी बॉडी को पहले की ही तरह स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, आखिरकार कैसे, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। जियोका कहता है, जितने भी लोगों को मैंने अभी तक इस मार्शल आर्ट को सिखाया है वो लोग 900 वर्ड्स में से खाली 100 वर्ड्स को ही याद कर पाए, चाहे मैं इस जगह पर लीडर वुफेंग की बात करूं या फिर बाकी सभी लोगों की, वो लोग 100 वर्ड्स को ही सीख पाए थे इस मार्शल आर्ट के अंदर। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तुम टोटली 300 वर्ड्स को इजीली सीख गए, यानी कि तुम उन सभी से ज्यादा अच्छे हो मार्शल आर्ट सीखने में। लेकिन जो तुम्हारी बॉडी थी वो काफी ज्यादा वीक थी और वो इन वर्ड्स की पावर को नहीं सह पाई, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी के सारे मेलेडियंस टूट गए और ये पूरे तरीके से खराब हो गए। लेकिन अभी अगर तुम वापस से स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करना सीख जाओ और अपनी स्पिरिचुअल सी को रिपेयर कर लो, तो उसके बाद तुम जरूर इस मार्शल आर्ट को सीख सकते हो। यानरान कहने लगता है, क्या सही में इस जगह पर मैं इस मार्शल आर्ट को सीख सकता हूँ, लेकिन स्पिरिचुअल सी को रिपेयर करना काफी ज्यादा मुश्किल है, इतना भी आसान नहीं होता एक स्पिरिचुअल सी को रिपेयर करना, इसमें तो मेरी मौत भी हो सकती है, काफी लंबा टाइम लगता है इन सब चीजों में। लेकिन तब तक आखिरकार मैं जिंदा कैसे रह पाऊंगा, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर है, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा टाइम तक जिंदा रह पाऊंगा। जियोका कहता है, मुझे इसके बारे में पता था, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रहा था तुमसे, तभी यहाँ पर तुमने मुझसे ये पूछा तो मैंने तुम्हें बता दिया। ये तरीका है तुम्हारे पास तुम्हारी पुरानी बॉडी को वापस से इस जगह पर लाने का। यहाँ पर यानरान कहने लगता है, क्या तुम सही में मजाक कर रहे हो, इस जगह पर इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जियोका कहता है, मैं इस जगह पर किसी कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं करता, बल्कि मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करता हूँ, और मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर और एक कल्टीवेटर में काफी ज्यादा अंतर होता है। और वो तुरंत ही अपनी ब्लेड को उठाते और अब इस जगह से जाने लगता है। यानरान कहता है, तुमने इस जगह पर बात सही कही, एक मार्शल आर्ट और एक कल्टीवेशन टेक्निक में काफी ज्यादा अंतर होता है। इसी के साथ ही जियोका अपनी ब्लेड के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। इसी के साथ ही यानरान भी इस जगह पर जियोका के हाथ में ब्लेड को देखता है और जियोका को प्रैक्टिस करते हुए देखने लगता है, और वो जियोका की मूवमेंट और सारे के सारे स्टेप्स को देख रहा होता है। और यहाँ पर कहने लगता है, इसकी मूवमेंट में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है जो कि मुझे समझनी होगी, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। इसी के साथ ही वो जियोका की ब्लेड्स के स्लैसेस को देखने लगता है और कहता है, ये स्लैसेस कमजोर हैं इस जगह पर, मुझे नहीं लगता ये जियोका की ट्रू पावर है, क्या इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। और वो जियोका को इसी तरीके से एनालाइज करने लगता है। जियोका भी इस जगह पर यानरान को देखकर समझ गया था कि वो उसके सारे के सारे स्टेप्स को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एनालाइज कर इन सारी चीजों को सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जियोका को भी इन सारी चीजों में लगभग 10 साल लगे थे इन सारी चीजों को सीखने में। तभी जियोका इस जगह पर कहता है, आखिरकार तुम इस तरीके से मुझे क्यों घूर रहे हो, क्या इस जगह पर तुम्हें मुझसे कुछ और बातें करनी है। लेकिन यानरान इस जगह पर कहता है, मैं इस जगह पर तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हें अपने इस वेपन को चेंज कर देना चाहिए, तुम अपने इस वेपन को चेंज कर एक स्वॉर्ड को अपने हाथ में लो, तब इस जगह पर तुम अपनी स्वॉर्ड्समैन स्किल की ट्रू पावर को यूज कर पाओगे, क्योंकि ये ब्लेड इस जगह पर तुम्हारी पावर्स को चैनलाइज होने से रोकती है। लेकिन अगर तुम इसके बदले एक स्वॉर्ड को यूज करते हो तो सही में तुम अपनी ट्रू पावर को देख पाओगे वो कितनी ज्यादा है। जियोका कहता है, मैं इस वेपन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब मैं इस जगह पर इस 5 माउंटेन पीक में आया था तब लीडर ने मुझे ये ब्लेड अपने हाथों से दी थी, तो मैं इस ब्लेड को आखिरकार कैसे छोड़ सकता हूँ, ये उनकी निशानी है जिसे मैं इस तरीके से नहीं छोड़ सकता। यानरान कहने लगता है, आखिरकार इस लड़के की ट्रू पावर कितनी ज्यादा है, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा इस जगह पर इसकी ट्रू पावर कितनी ज्यादा हो सकती है। इससे पहले मैंने कभी भी इस तरीके के बंदे को नहीं देखा जो कि ब्लेड के साथ ही इतने सारे पावरफुल प्रैक्टिशनर को हरा सकता है। अगर ये स्वॉर्ड का यूज करने लगे तो सही में इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जियोका इस जगह पर अपनी ब्लेड को देख रहा होता है और कहने लगता है, ये सही में ये इस जगह पर मेरी पावर को रोकती है चैनलाइज होने से। तभी यहाँ पर यानरान बताता है, एक जो ब्लेड होती है उसे नॉर्मल मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर यूज करते हैं, लेकिन जो एक स्वॉर्ड होती है उसे जो हाई क्लास की स्वॉर्ड मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं वो लोग इस जगह पर यूज करते हैं। लेकिन तुम्हारे पास जो ये ब्लेड है ये किसी भी काम की नहीं है, अगर तुम एक स्वॉर्ड को यूज करो तो तुम इस जगह पर अच्छे तरीके से अपने मार्शल आर्ट को यूज कर पाओगे। यानरान कहता है, चलो ठीक है, अब इस जगह पर तुमने भी एक तरीका बताया है स्ट्रांग होने का, तो इस तरीके को मुझे जरूर यूज करना चाहिए। जियोका भी इस जगह पर इसी सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन फिर भी वो लगातार प्रैक्टिस करते रहता है क्योंकि उसे स्ट्रांग बनना है और वो चाहता है कि वो इस जगह पर पूरे के पूरे 5 माउंटेन पीक की रक्षा कर सके। इसी के साथ ही यानरान कहने लगता है, अगर इस लड़के को इस जगह पर एक स्वॉर्ड दे दी जाए जिसके बाद ये अपने मार्शल आर्ट की ट्रू फॉर्म को इस जगह पर दिखाए सभी लोगों को, तो इसकी पावर एक
मार्शल गॉड से भी ज्यादा होगी और मुझे लगता है उस टाइम पर इसकी पावर एक डिवाइन गॉड के जितनी होगी। इसका सामना कोई भी नहीं कर पाएगा अगर ये अपने मार्शल आर्ट के ट्रू एसेंस को समझ जाए। लेकिन अभी तक इस लड़के ने अपने मार्शल आर्ट के ट्रू एसेंस को नहीं समझा और यानरान इन बातों को कर रहा था, जबकि जियोका उससे परेशान हो जाता है और कहने लगता है लंबे टाइम से तुम मुझे इसी तरीके से घूर रहे हो, क्या इस जगह पर तुम मुझे इसी तरीके से घूरने वाले हो? मुझे घूरना बंद करो ओल्ड मैन। लेकिन तभी यानरान भी कहता है ठीक है, अब इस जगह पर मैं तुम्हें नहीं घूरने वाला, मैं भी अब इस जगह पर अपने स्पिरिचुअल सी को पूरे तरीके से रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ ही मुबेक और यानरान इसी तरीके की बातें करने लगते हैं इस जगह पर और मार्शल आर्ट के बारे में यानरान को जियोका और भी काफी सारी चीजें बताता है। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें घर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ लोग मिलकर एक बहुत बड़े प्लान को बना रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमें लुओयान काउंटी के 5 हीरोज में से फर्स्ट हीरो को दिखाया जाता है इस जगह पर, जो कि उन लोगों से कहने लगता है हमारा जो ये प्लान है ये वर्क करेगा या फिर नहीं, क्या सही में हमें इस प्लान के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। जबकि जो बाकी दोनों हीरोज होते हैं वो कहने लगते हैं हम इस जगह पर तैयार हैं इस प्लान के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ ही इस जगह पर जो 4th और 5th हीरो होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं इस प्लान के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए। लेकिन तभी 5th हीरो कहने लगती है इस जगह पर मुझे नहीं लगता 4th हीरो की मॉम मानने वाली है। इसी के साथ ही कहानी सुनाने वाला हमें बताने लगता है कि ये सभी जो लुओयान काउंटी के 5 हीरोज हैं ये वापस से अब पूरे के पूरे वर्ल्ड में केओस को खत्म करना चाहते हैं और इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है बैंडेड यूनियन के खिलाफ एक वॉर को। और इसी के साथ ही एक लेटर को दिखाया जाता है जो कि एक एरो के हेल्प से इमॉर्टल सेक्टर में पहुंच जाता है, जो कि एक मेडन को मिला था, जिसे देखने के बाद जो मेडन होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तुरंत ही इमॉर्टल सेक्टर के लीडर को ये लेटर आकर देती है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो इमॉर्टल सेक्टर का लीडर होता है वो भी ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है और इसी के साथ ही काफी सारे सेक्टर्स में इसी टाइप के लेटर्स पहुंच जाते हैं जो कि इन्हीं लोगों के बच्चों ने दिए थे, जो कि वो 5 हीरोज में शामिल है। और इन लेटर्स को पढ़ने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसी के साथ ही मिस बेक को दिखाया जाता है। जो मिस बेक होती है वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है अपनी बेटी से, क्योंकि उन लोगों ने अपने बेटे को इस जगह पर इस काम के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक उन लोगों ने भी इस काम को पूरे तरीके से प्रॉपर्ली नहीं किया था, जबकि उन लोगों का प्लान पूरे तरीके से तैयार हो चुका था। 5th हीरो कहने लगती है लेकिन मुझे नहीं लगता 4th हीरो की मॉम इस बार मानने वाली है, वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से इसे डांटेगी इन सब चीजों के लिए। लेकिन तभी 4th हीरो कहने लगती है यहाँ पर ये लाइफ मेरी है और इसे किस तरीके से जीना है मुझे इसके बारे में पता है और अपनी लाइफ को मैं अपने तरीके से ही जीऊंगी, जैसे कि हमने जो प्लान बनाया है उसी हिसाब से हम लोगों को ट्रैवल करना चाहिए। जबकि वो भी इस जगह पर कहने लगती है 5th हीरो मैंने तुम्हारे हेवनली सेक्टर के बारे में चीजें सुनी है, तुम्हारे हेवनली सेक्टर वाले लोग तुम्हें अपने वहाँ की फर्स्ट ब्यूटी कहते हैं और तुम्हें काफी सारे एम्पायर के प्रिंस के भी रिश्ते आए हुए हैं। तभी यहाँ पर इस बात को काटते हुए 5th प्रिंसेस कहने लगती है, यानी कि 5th हीरो कहती है हाँ यहाँ पर तुम बात सही कह रही हो, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे कहा है मैं जिस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ जी सकती हूँ, तुम्हारी मॉम की तरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ ही इन दोनों के बीच में इसी तरीके से झगड़ा होने लगता है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा नफरत करते और एक दूसरे से झगड़ते रहते। जैसे कि मिस बेक ने कहा था वो कभी भी इस जगह पर बड़े सेक्टर्स वालों के साथ दोस्ती बिल्कुल भी नहीं कर सकती, जबकि इसी के साथ ही एक बंदा इस जगह पर इन लोगों को दोनों को शांत करवाता है और कहने लगता है हम लोग इस जगह पर एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं झगड़ने वाले, हम लोगों को जो काम करना है हम उन काम के साथ ही आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही जो 3rd हीरो होता है वो कहने लगता है तुम इस जगह पर सही कह रहे हो, हमें इस जगह पर अपने ही प्लान के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, हम लोगों को जियांगू में जाने के बाद वहाँ के सारे बैंडिट्स को खत्म कर देना चाहिए। इसी के साथ ही 1st हीरो भी कहने लगता है हाँ तुम इस जगह पर सही कह रहे हो, हम लुओयान काउंटी से बिलोंग करते हैं, हम लोगों को यही करना चाहिए। इसी के साथ ही जो इस जगह पर 4th हीरो होती है वो भी कहने लगती है हमें जल्दी से जल्दी अपने कदमों को आगे बढ़ाना होगा, उस जगह पर मैंने सुना है काफी सारे पावरफुल बैंडिट्स भी है, उन लोगों को भी खत्म कर देना है। और यहाँ पर ये काम हम लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से स्वॉर्ड मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया हुआ है और हम लोगों की स्वॉर्ड मार्शल आर्ट एक हाई क्लास की स्वॉर्ड मार्शल आर्ट है। तभी 4th हीरो की बात सुनकर 1st हीरो कहने लगता है मैं तुम्हें उस जगह पर हो रहे अत्याचारों के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूँ। इसी के साथ ही वो बताना स्टार्ट करता है उस जगह पर जो बैंडिट्स है वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं और बुरे तरीके से उन्हें लूट लेते हैं, इसीलिए उनके साथ कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो लोग थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, मैंने सुना है कि उनके पास थोड़ी बहुत अच्छी मार्शल आर्ट भी है, लेकिन इस जगह पर 4th और 3rd हीरो कहने लगते हैं वो लोग हमारे सामने बेकार है, हम उन्हें इजीली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इस जगह पर 1st हीरो उन्हें यहाँ पर सीरियस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक भी बंदा उस जगह पर सीरियस नहीं होता। इसी के साथ ही वो सभी लोग एक साथ उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी स्वॉर्ड्स को अपनी टेबल के ऊपर रख देते और तैयार हो जाते हैं जियांगू जाने के लिए और काफी ज्यादा तेजी से जियांगू की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ ही नैरेटर वॉइस अब बताना स्टार्ट करती है कि ये जियांगू में जाकर एक एक कर सभी की सभी बैंडेड यूनियंस को खत्म करना चाहते हैं, जबकि जियांगू एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर काफी सारे बैंडेड्स रहते हैं और काफी सारी यूनियंस भी है बैंडेड्स की। लेकिन उस जगह पर जो फाइनल डेस्टिनी होने वाली है इन सभी की वो और कोई जगह नहीं बल्कि 5 पीक माउंटेन होने वाली है, जिस जगह पर ये लोग फाइनली पहुंचेंगे जो कि 5 पीक माउंटेन है। और इसी के साथ ही इन लोगों की फाइट 5 पीक माउंटेन
चेन के सभी लोगों से होगी जिनके पास एक लो क्लास की मार्शल आर्ट नहीं बल्कि एक हाई क्लास की स्वॉर्ड मार्शल आर्ट है जिसको 9 एमएलनी स्वॉर्ड आर्ट कहा जाता है। और इसी के साथ ही इन लोगों की फाइट उस बंदे से भी होगी यानी कि योन जियो खा से। और इसी के साथ ही अब नैरेटर वॉइस बताना खत्म करती है और इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है एक मर्चेंट एसोसिएशन का जिस जगह पर काफी सारे गार्ड्स उस जगह पर खड़े होते हैं और मर्चेंट एसोसिएशन के बॉर्डर पर खड़े होते हैं और यहाँ पर काफी सारे लोग डीमन सेक्टर वाले लोगों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही जो एक बंदा होता है उसके सामने बैठा होता है एक मिनिस्टर और वो उसे सारी की सारी बातें बता रहा होता है। वो मिनिस्टर कहने लगता है मुझे इस जगह पर सारी की सारी बातें चाहिए और ये इस जगह पर मर्चेंट एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा रेपुटेड मिनिस्टर है। और इसी के साथ ही इस बंदे को सारी की सारी बातें बताई जा रही होती है और इस जगह पर कोई और नहीं बल्कि वही लड़की जिसकी जान यून जियो खा और बाकी सभी लोगों ने बचाई थी वही इस जगह पर ये सारी की सारी चीजों को बता रही होती है। वो बताने लगती है उस टाइम पर हमारे ऊपर जिन लोगों ने हमला किया था वो ब्लैक मास्क पहने हुए लोग थे। उन लोगों ने पूरे के पूरे कपड़े ब्लैक कलर के पहने हुए थे। इसी के साथ ही ये बंदे इस जगह पर समझ जाते वो शैडो सोल्जर्स की बात कर रही है, उन शैडो सोल्जर्स की जिनके हाथों से आज तक कोई भी नहीं बचा। लेकिन यहाँ पर आखिरकार ये लोग इस जगह पर कैसे बच गए उन शैडो सोल्जर्स से, तभी इस जगह पर वो बताना स्टार्ट करती है। जब उन शैडो सोल्जर्स ने हमारे ऊपर हमला किया उन लोगों ने काफी ज्यादा बुरे तरीके से हमारे लोगों को मारना स्टार्ट किया। हम लोगों के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था उन शैडो सोल्जर्स से। लेकिन उसी टाइम हमारी जान बचाने के लिए कुछ लोग आए जिन लोगों ने हमारी जान बचाई। तभी यहाँ पर उनकी ऐसी बात सुनकर जो यहाँ पर मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ बंदा होता है वो भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है क्या तुम इस जगह पर सही में सच बात बता रही हो? शैडो सोल्जर्स से इस जगह पर जिन लोगों ने तुम्हारी जान बचाई उन्होंने उन पूरे के पूरे शैडो सोल्जर्स को इस जगह पर खत्म कर रख दिया। वो लड़की कहती है हाँ इस जगह पर वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे लेकिन उनमें से जितने भी लोग उस जगह पर मौजूद थे उनमें से किसी के पास भी कोई अच्छी मार्शल आर्ट नहीं थी। वो लोग नॉर्मल मार्शल आर्ट को यूज कर रहे थे लेकिन फिर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उन लोगों ने हम लोगों की जान बचाने के लिए अपने काफी सारे साथियों को घायल भी कर दिया उस जगह पर। जबकि जो उनका लीडर था उसकी स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल पर थी, उसने काफी सारे शैडो सोल्जर्स को अकेले ही मार दिया। लेकिन यहाँ पर तभी जो वो बंदा होता है यानी कि वो मिनिस्टर का साथी वो कहता है लेकिन फिर भी ये सभी बंदे मिलकर उन्हें नहीं हरा सकते थे जैसे कि तुमने बताया। वो लोग काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ गए थे। मिनिस्टर कहता है हाँ इस जगह पर तुमने ये सारी चीजें हमें बता दी है, आखिरकार वहां पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम लोग उस जगह पर बच के निकल गए। तभी वो बताना स्टार्ट करती है उस जगह पर एक लड़के की एंट्री हुई जो कि ज्यादा बड़ा नहीं था, उसकी एज 15 से 20 साल के बीच में होगी और उसने अकेले ही उस जगह पर सभी लोगों को मार डाला। उसकी स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल थी। ये सुनने के बाद तो वो बंदा भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, एक 15 से 20 साल का लड़का ये सारे काम कैसे कर सकता है। तभी यहाँ पर वो कहने लगता है ये बात सुनने के बाद मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उसकी इमेजिनेशन मेरे दिमाग में आ रही है इस टाइम पर। आखिरकार ऐसा लड़का वापस से कैसे हो सकता है, जब तक का वो उन टॉप 10 मार्शल आर्ट गॉड्स में शामिल नहीं हो जाता तब तक का कोई भी बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है कि वो अकेले ही उन शैडो सोल्जर्स को मार डाले। और उसे इस टाइम पर और किसी की नहीं बल्कि योन की याद आ रही होती है। वो कहने लगता है मुझे याद है अभी भी मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन योन, और यहाँ पर वो योन की बात कर रहे होते हैं ना कि किसी और स्वॉर्ड्समैन की। अब इसी के साथ ही अब 20 साल पहले की स्टोरी बताई जाती है जब 20 साल पहले डीमन सेक्टर वालों ने इसी तरीके की हरकतें स्टार्ट करी थी जब उनके डीमन किंग रिवाइव हो चुके थे। और इसी के साथ ही वो लोग डीमन गॉड को भी रिवाइव कर इस अर्थ पर लाना चाहते थे। उसी टाइम पर जो स्वॉर्ड एम्परर थे उन्होंने अपने कुछ सेक्टर के लोगों को लेकर एक आवाज उठाई जिसमें उसके एक दोस्त थे योन ने भी उसकी मदद करी जो भी काफी ज्यादा पावरफुल था। और उस टाइम पर उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था आखिरकार जो उनकी फाइट होने वाली है वो किसके साथ होने वाली है, क्योंकि डीमन सेक्टर के साथ काफी सारे लोग पहले से ही मिले हुए थे जिनकी पावर काफी ज्यादा है और उन सेक्टर्स के नाम भी इस जगह पर बताए जाते हैं। लेकिन वो सेक्टर्स के नेम इस टाइम पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते क्योंकि उन सेक्टर्स को उन सब चीजों के बाद पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया था और काफी सारे ग्रुप्स भी बनने लगे जो कि डीमन सेक्टर की हेल्प किया करते थे। और इस टाइम पर भी मुझे लगता है वही सारी चीजें वापस से हो रही है। तभी वो बंदा कहता है हाँ इस जगह पर तुम सही कह रहे हो, मैंने काफी सारे मॉन्क्स और काफी सारे लोगों से पता किया है, काफी सारी अलग अलग जगहों से काफी सारे लोग लगातार गायब हो रहे हैं। और इसी के साथ ही वापस से पास्ट की स्टोरी बताई जाती है। पास्ट में भी इसी तरीके की हरकतें हो रही थी, जो इस जगह पर शैडो सोल्जर्स थे वो ऐसी ही चीजें कर रहे थे ताकि वो लोग अपने डीमन गॉड को रिवाइव कर सके, क्योंकि अगर एक बार डीमन गॉड रिवाइव हो गया तो उनका सेक्टर इनविंसिबल हो जाएगा और उनके पास जितनी पावर होगी उसको इस जगह पर रोकना नामुमकिन हो जाएगा किसी के लिए भी। यहाँ पर ये सुनने के बाद तो जो यहाँ पर मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ बंदा था वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसको भी इस सारी स्टोरीज के बारे में नहीं पता था। इसी के साथ ही वो कहने लगता है लेकिन ये बात काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है, वो बंदा जो कि मार्शल आर्ट के 10 टॉप गॉड्स में भी शामिल नहीं है उसने उन सभी को हरा दिया, आखिरकार कैसे। ये बात सुनकर तो वो बंदा भी हैरान था, मिनिस्टर भी, और मिनिस्टर को भी इस बारे में नहीं पता था। मिनिस्टर कहने लगता है मैं ऐसे एक ही बंदे को जानता हूँ जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था लेकिन आज से 15 साल पहले उसकी भी डेथ हो चुकी है। लेकिन अब ये जो भी है अगर ये हीरो हम सभी लोगों के सामने आ जाए तो हम लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी।
जाएगी। लेकिन तभी जो दूसरा बंदा होता है मिनिस्टर के साथ वाला, वो कहता है लेकिन अगर वो बंदा भी एक इविल निकला तो काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा हम लोगों के लिए। तभी यहाँ पर ये सुनने के बाद तो बंदा हैरान हो जाता है और कहने लगता है तुम किसकी बात कर रहे हो। तभी वो कहता है हेवन स्प्लिटिंग डीमन लॉर्ड की, जिस बंदे ने कभी भी डीमंस के खिलाफ वॉर में हम लोगों का साथ नहीं दिया, लेकिन शायद से इस बार वो जरूर हम लोगों का साथ देगा, क्योंकि डीमन सेक्टर वालों ने उनके वहां पर जब बैंडेड यूनियन कंपटीशन हुआ था तब काफी ज्यादा बाधाएं डाली थी, काफी ज्यादा मुसीबतें करी थी, तो शायद से इस बार वो हम लोगों की मदद करे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आखिरकार उन लोगों ने काफी सारे लोगों को क्यों अगवा किया है? क्या वो उन लोगों का सेक्रीफाइस देना चाहते हैं? आखिरकार वो उन लोगों का सेक्रीफाइस क्यों देना चाहते हैं? इसके बारे में इन लोगों के पास कोई भी जवाब नहीं होता। ये लोग भी हैरान होते हैं कि इस जगह पर उन लोगों ने काफी सारे लोगों को अगवा कर लिया है और काफी सारे लोगों का मर्डर भी कर दिया है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है वो वापस से सेक्रीफाइस देना चाहते हैं। लेकिन इस बार का सेक्रीफाइस कुछ अलग होने वाला है हर बार के सेक्रीफाइस से। आखिरकार वो इस बार क्या करने वाले हैं अपने डीमन किंग को रिवाइव करने के अलावा, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। इसी के साथ ही यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक डीमन का सीन दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर कहने लगता है तो तुम लोग जानना चाहते हो आखिरकार इस जगह पर हम लोग इतने सारे लोगों को क्यों अगवा कर रहे हैं और कुछ लोगों को क्यों मार रहे हैं। हम इस जगह पर अपने मार्शल आर्ट पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इसी के साथ ही डीमन किंग को भी रिवाइव करना चाहते हैं ताकि इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर हम डीमंस का राज हो और डीमन कल्टीवेटर इस वर्ल्ड के ऊपर जिंदा रहे। तुम जैसे इंसान और मार्शल कल्टीवेटर्स को इस दुनिया में रहने का कोई भी हक नहीं है। ये सुनने के बाद सभी कल्टीवेटर्स इस जगह पर डर जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल भी इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा था। और इसी के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, मिनिस्टर का सीन दिखाया जाता है। जो मिनिस्टर होता है वो कहने लगता है शायद से इस बार पिछली बार से भी कुछ बुरा होने वाला है। मैंने इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन शायद से जो डीमन सेक्टर वाले लोग हैं वो अपने डीमन सेक्टर को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछली बार तो उनके पास खाली डीमन किंग था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और उसको भी डिफीट कर दिया गया था। लेकिन इस बार शायद से उन लोगों के पास काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट है जो कि फाइट कर सकते हैं इस वर्ल्ड के अगेंस्ट। इस बात को सुनने के बाद मिनिस्टर के सामने बैठा बंदा भी हैरान होता है और कहने लगता है अगर उनके पास इतने सारे मार्शल मास्टर है तो हम लोगों के जीतने का कोई भी चांस नहीं है। हम लोग आखिरकार उनके अगेंस्ट में कैसे जीतेंगे। इसी के साथ ही एक जंगल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। ये वही सीन होता है जिस जगह पर थोड़ी देर पहले काफी सारे लोग थे, इस जगह पर सभी लोगों को मार दिया गया है। इसी के साथ ही हमें एक डायमेंशनल पोर्टल दिखाया जाता है जिसके थ्रू वो सारे के सारे जो डीमंस होते हैं वो उस जगह से गायब हो जाते हैं। इसी के बाद हमें वापस से मिनिस्टर के घर का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर मिनिस्टर का वो साथी मिनिस्टर से कह रहा होता है क्या हमें इस जगह पर आर्मी को बुला लेना चाहिए, सारे के सारे सेक्ट से आर्मी को मंगवा लेना चाहिए। लेकिन तभी वो बंदा मना करता है और कहने लगता है कोई भी इस जगह पर डीमन सेक्टर वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहेगा, इसीलिए उनमें से कोई भी आगे नहीं आने वाला। ये सुनने के बाद वो बंदा डर जाता है और कहने लगता है आखिरकार अब हम क्या करेंगे, अगर कोई भी सेक्टर मदद के लिए नहीं आएगा तो इस जगह पर क्या होगा, ये वर्ल्ड तो पूरे तरीके से तबाह हो जाएगा। क्या हमें इमॉर्टल सेक्टर या हेवनली सेक्टर में से किसी सेक्टर को इसके बारे में नहीं खबर करनी चाहिए। लेकिन वो बंदा मना करता है और कहने लगता है सबसे पहले हमें कुछ अपनी आर्मी फोर्सेस को उस जगह पर भेजना होगा, जिसके बाद हमें पता चलेगा आखिरकार उनका सही ठिकाना कहां पर है, तो उसी के बाद हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे। और ये कहने के बाद वो एक लेटर को तुरंत ही इस जगह से रिलीज कर देता है काफी सारी अलग अलग जगहों पर, ताकि अलग अलग जगहों पर जाकर ये जो पिजन्स हैं ये उस जगह पर जाकर सभी लोगों को बता सके कि डीमन सेक्टर वाले अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके पास इस बार काफी सारे मार्शल आर्ट के मास्टर भी है जिनका सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसी के साथ ही कहानी सुनाने वाला हमें बताने लगता है इसी के बाद ही जितने भी सेक्टर थे उनको मर्ज करना स्टार्ट कर दिया गया और अब डीमन सेक्टर को तबाह करने के लिए एक बहुत बड़े कदम को बढ़ा दिया गया था ह्यूमंस की तरफ से। लेकिन डीमन सेक्टर को तबाह करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि डीमंस के पास उनके 7 जनरल्स थे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल जनरल है। इसी के साथ ही हमें एक जनरल के एरिया का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर उस जनरल ने काफी सारे सोल्जर्स को पहले से ही अपनी आर्मी में भर्ती कर लिया था और वो इस जगह पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर कुछ बातें कर रहा होता है। इसी के साथ ही एक बंदा इस जगह पर कहने लगता है यहाँ पर हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा वरना हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी मुसीबतें हो सकती है। क्या आपको नहीं लगता इस जगह पर जो हमारे डीमन किंग है उनको किसी डायमेंशन में कैद करके रख दिया गया है और इसी वजह से इस जगह पर अभी तक हमने जितने भी लोगों को मारा है उनके ब्लड सेक्रीफाइस के बावजूद हम डीमन किंग को रिवाइव नहीं कर पाए। उसकी बात सुनने के बाद जो इस जगह पर लीडर होता है यानी कि ये जनरल ये कहने लगता है क्या तुम बेवकूफ हो, इस जगह पर तुम्हें लगता है डीमन किंग को कैद कर रखना इतना आसान है। उसे सही में उस बंदे ने मार दिया था। वो बंदा सही में काफी ज्यादा पावरफुल था। अगर तुम उसके सामने जाओगे तब तुम्हें भी पता चल जाएगा वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। और वो इस जगह पर योन की बात कर रहे होते हैं। वो योन की बात करते हुए कहता है यहाँ पर हमारे डीमन किंग को कोई भी कैद कर नहीं रख सकता और जब भी हमें अपनी पावर को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी हमारे
पास ये ट्रेजर तो है ही, इसकी हेल्प से हम कभी भी अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। और इसका हेल्प करते हुए मैं जल्दी से जल्दी जो इस टाइम पर हमारे सेक्टर का पैट्रियार्च है उसे भी खत्म कर दूंगा। और कहने लगता है जल्दी से जल्दी मुझे मून प्रिंसेस को उसकी गद्दी से हटाना है और उस जगह पर खुद बैठ जाना है, और उसके सारे के सारे जो जनरल्स है वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और गाइस जो मून प्रिंसेस है वो वही लेडी है जो कि इनके डीमन सेक्टर को पूरे तरीके से संभालती है, और उसने ही अभी तक इन डीमन सेक्टर वालों के लिए सारे के सारे प्लान तैयार किए हैं। कुछ लोग इस जगह पर कहने लगते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है अगर इस जगह पर बाकी के जो डीमन जनरल हैं उन्होंने उसके साथ हाथ मिला लिया हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये डीमन जनरल कहने लगता है तुम डरो मत, इस जगह पर मैं उन सभी डीमन जनरल में सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ और इजीली उन सभी को टेक डाउन कर सकता हूँ, इसीलिए ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अभी इस जगह पर हमें और भी ज्यादा ब्लड सेक्रीफाइस की जरूरत है ताकि हम अपनी मार्शल आर्ट को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। मैं और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ और जल्दी से जल्दी गॉड लेवल पर पहुंचना चाहता हूँ। एक बार अगर मैं गॉड लेवल पर पहुंच गया उसके बाद 10 मार्शल मास्टर्स भी मेरा सामना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी और भी ज्यादा ब्लड सेक्रीफाइस की जरूरत है। तुम लोग इन सारी चीजों का इंतजाम करो। वो यहाँ पर अपने सारे के सारे लोगों से इसी बारे में कह रहा होता है, तभी एक बंदे से कहता है इस जगह पर मून प्रिंसेस के ऊपर नजर रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो बंदा भी इसके लिए एग्री हो जाता है और कहने लगता है मैं इस जगह पर अपने काम को पूरी ईमानदारी से करूंगा। इसी के बाद ही हमें इसका नाम बताया जाता है। इसका नाम इस जगह पर डार्क शैडो है। डार्क शैडो इस जगह पर कहता है मैं अपने काम को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर उसने मुझे देख लिया तो हमारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। लेकिन उसकी बात सुनकर वापस से जो जनरल होता है वो कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उस जगह से निकाल सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही एक बंदा काफी ज्यादा तेजी से इस जगह पर भागते हुए आता है। उसको इस तरीके से भागता हुआ देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हें क्या हुआ जो कि इतने ज्यादा तेजी से इस जगह पर आ रहे हो। वो बंदा बताने लगता है कि हमारे ऊपर हमला हो चुका है, कुछ डिसिपल्स हमारे एरिया में आ चुके हैं और वो इस जगह पर हमारे ही लोगों को ढूंढ रहे। शायद से वो जल्दी से जल्दी हमारे इस अड्डे को ढूंढ लेंगे और हमें जल्दी से जल्दी इस इलाके को खाली कर देना चाहिए। लेकिन तभी जो लीडर होता है यानी कि वो जनरल वो कहता है चलो ठीक है, अगर अब इस वर्ल्ड को हमारे बारे में पता चल चुका है डीमन सेक्टर वाले लोगों के बारे में तो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। हम भी अब सभी लोगों के सामने आने वाले, अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो बंदा इस चीज के बारे में बोलता है और अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, अब हम भी सभी लोगों के सामने आने वाले और सभी लोगों के सामने उन ह्यूमंस को मार डालेंगे। जबकि डार्क शैडो की भी आइस इस जगह पर रेड हो जाती है और सभी लोग अब हंसने लगते हैं जोर जोर से। और इसी के साथ ही मून का सीन दिखाया जाता है। जो मून होता है वो इस जगह पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका होता है। सभी लोग कहने लगते हैं आखिरकार ये मून 2 पार्ट्स में डिवाइड क्यों हो गया, आखिरकार अब क्या होने वाला है, किसी को भी इसके बारे में नहीं पता होता। इसी के साथ ही सीन दिखाया जाता है प्रिंसेस का, नांगोंग प्रिंसेस और उसके भाई का, जिस जगह पर वो दोनों भी कहने लगते हैं जब भी इस तरीके की चीजें होती है एक डायनेस्टी पूरे तरीके से खत्म हो जाती है या फिर उनका जो भविष्य होता है वो चेंज होने वाला है, या फिर हमारा भविष्य डार्क में जाएगा या फिर लाइट में, इसका फैसला यही लाइट करती है, यानी कि यही मून्स करते हैं। शायद से ये घटना उन्हीं घटनाओं से रिलेटेड है जो कि आज से 20 साल पहले हुई थी और सभी लोग इन सारी चीजों को देख रहे थे और इसके लिए काफी सारे फ्रैक्शंस लगा रहे थे कि आखिरकार ये होने वाला है, ये होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो नांगोंग प्रिंसेस होती है वो कहने लगती है जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा। मुझे लगता है कभी भी हमारे नांगोंग क्लैन के ऊपर हमला हो सकता है क्योंकि डीमन सेक्टर वाले सबसे पहले हमारे ही नांगोंग क्लैन के ऊपर हमला करेंगे। तभी उसकी बात को काटते हुए नांगोंग प्रिंसेस कहने लगती है जल्दी से जल्दी फादर के पास जाना होगा। मुझे लगता है फादर के लिए उस जगह पर काफी सारे डीमंस को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उसके फादर भी इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। इसी के साथ ही एक और जगह का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर और कोई नहीं मास्टर शेख चुंजी होते हैं। वो इस जगह पर कुछ गेम तरीके की चीजें खेल रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ ही वो भी इन सारी चीजों को देखकर कहने लगते हैं एक डायनेस्टी का फ्यूचर वापस से चेंज होने वाला है। लेकिन आखिरकार ये चीजें वैसी क्यों हो रही हैं जैसे कि आज से 20 साल पहले हुई थी। उनको भी इन सारी चीजों से डर लग रहा होता है क्योंकि उन्हें पता था डीमन सेक्टर वाले वापस से राइज करने वाले और इस बार उन्हें रोकने के लिए कोई भी नहीं है इस वर्ल्ड में जो कि उन डीमन सेक्टर वालों का सामना कर सके, क्योंकि इस बार उनके पास 10 मार्शल मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल मार्शल गॉड आने वाला है। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों का वो सेक्रीफाइस देंगे उतना ही ज्यादा उनके डीमन किंग की पावर बढ़ेगी। अगर डीमन किंग काफी ज्यादा पावरफुल हो गया उसके बाद उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ ही बैंडेड यूनियन का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर हम देखते हैं जो इस जगह पर हेवन स्प्लिटिंग डीमन लॉर्ड होता है वो भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है। उसकी बेटी कहने लगती है आखिरकार ये क्या है। हॉल लीडर कहने लगते हैं ये सारी चीजें वैसी ही हो रही है जैसे कि आज से 20 साल पहले हुई थी। मुझे लगता है काफी कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी को 20 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो कहती है आखिरकार 20 साल पहले क्या हुआ था। उसके फादर कहते हैं ये काफी ज्यादा बुरा है, इसके बारे में मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा, लेकिन अभी जो होने वाला है इसके बारे में मुझे काफी ज्यादा चिंता है। इन सारी चीजों को किस तरीके से रोका जाएगा। इसी के साथ ही डिसिपल्स का सीन दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर लगातार मरने लगते हैं। उनके ऊपर कोई अटैक कर रहा होता है और लगातार उनको मार रहा होता है। सारे के सारे डिसिपल्स को इस जगह पर मार दिया गया था डीमन सेक्टर के लोगों के थ्रू और यहाँ पर एक बंदे को
भगाने के लिए एक डीमन सेक्टर का स्टूडेंट फाइट कर रहा होता है और वो कहने लगता है इस जगह पर हमें मरते दम तक फाइट करनी हो और तुम जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलो और बाकी डायनेस्टी के लोगों को बताओ कि हम इस जगह पर फाइट कर रहे हैं हमारी मदद के लिए, इस जगह पर कुछ और लोगों को भेजो। वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं अपने एक स्टूडेंट को इस जगह से निकालने की ताकि वो बाकी डायनेस्टीज में जाकर इन सब चीजों के बारे में बता सके। लेकिन थोड़ी ही देर में जो एक बंदा होता है वो उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है इस जगह पर तुम इतने ज्यादा केपेबल हो कि तुम उस बंदे की जान को बचा सको, और वो बंदा उसकी तरफ बढ़ने लगता है आगे, जबकि दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस जगह से भाग रहा होता है और वो कहता है मैं इन सभी के सेक्रीफाइस को इस तरीके से जया होने नहीं दे सकता, मुझे कुछ भी कर अपनी डायनेस्टी तक पहुंचना होगा। जबकि हम देखते हैं एक बंदे के हाथ में एक हेड को जो कि किसी का होता है यानी कि किसी एक स्टूडेंट का होता है, वो उसके हेड को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। ये और कोई नहीं बल्कि डीमन जनरल होता है और ये अपने ऑरा को भी इस जगह पर रिलीज करता है और कहता है लड़के क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम इतने ज्यादा केपेबल हो कि तुम इस जगह से भाग सको, ये बस तुम्हारी गलती है इस जगह पर, तुम अब इस जगह से बिल्कुल भी नहीं भाग सकते, अब तुम इस जगह पर मरने वाले हो। और वो बंदे के ऊपर डायरेक्टली एक फिश से अटैक कर देता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि उस स्टूडेंट को जैसे ही वो पंच लगता है वो उसी जगह पर मर जाता है। इसी से आपको उस बंदे की स्ट्रेंथ का अंदाजा हो जाएगा। इसी के साथ ही दिखाया जाता है स्वॉर्ड एम्परर का सीन। स्वॉर्ड एम्परर आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं वापस से जो पास्ट है वो फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है हमारा फ्यूचर वो पास्ट खत्म करने वाला है जो कि 20 साल पहले हम लोगों ने रोक दिया था, वो वापस से होने वाला है। इसी के साथ ही अब जो स्वॉर्ड एम्परर का नांगोंग क्लैन होता है उसके अंदर भी काफी सारे शैडो सोल्जर्स आ जाते हैं और ये शैडो सोल्जर्स काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर जो स्वॉर्ड एम्परर थे उनको घेर लेते हैं, जबकि स्वॉर्ड एम्परर इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं डरते इन लोगों से और यहाँ पर कहने लगते हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे नांगोंग क्लैन के अंदर आने की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस जगह पर मेरा सामना कर सकते हो, तुम इतने केपेबल बिल्कुल भी नहीं हो कि मेरे साथ फाइट कर सको। लेकिन तभी उन्हीं के बीच में से एक आवाज आती है ये लोग केपेबल नहीं है लेकिन इस जगह पर कोई है जो कि तुम्हारा सामना कर सकता है। और इसी के साथ ही लेडी को दिखाया जाता है जिसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता आखिरकार ये लेडी कौन है, लेकिन ये लेडी इस जगह पर आते हुए कहती है मैं तुम्हारा सामना कर सकती हूँ शायद से। और इसी के साथ ही इसकी बॉडी से काफी ज्यादा ग्रीन कलर का ऑरा निकल रहा होता है और ग्रीन कलर का ऑरा को रिलीज करते हुए कहती है अब यहाँ पर तुम्हारा सामना इन लोगों से नहीं बल्कि मेरे से होने वाला है। लेकिन जैसे ही इस जगह पर जो स्वॉर्ड एम्परर होते हैं वो इस लेडी को देखते हैं वो कहते हैं सही में क्या तुम्हें भी लगता है इस जगह पर तुम इन लोगों के साथ मिलकर मेरा सामना कर पाओगी, ये तुम्हारी गलतफहमी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और जैसे ही इस जगह पर स्वॉर्ड एम्परर अपने ऑरा को रिलीज करते हैं उस लेडी का ऑरा भी इस जगह से गायब हो जाता है, उस लेडी के ऊपर अब प्रेशर पड़ने लगता है। वो लेडी भी ये देखकर हैरान हो जाती है कि स्वॉर्ड एम्परर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और ये अपने गॉड लेवल के काफी ज्यादा करीब है, अगर ये गॉड बन गया उसके बाद ही किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ ही इस जगह पर हमें दिखाया जाता है मून प्रिंसेस को, वो भी इस जगह पर आ जाती है और कहने लगती है 20 साल पहले तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे लेकिन इस टाइम पर तुम डीमन किंग से भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, मुझे लगता है तुम मेरा सामना करने के लायक हो, मैं इस जगह पर तुमसे फाइट करने के लिए वापस आ चुकी हूँ। उस टाइम पर तुमने मेरी काफी ज्यादा इंसल्ट करी थी, मुझे डिफीट किया था, लेकिन अब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन यहाँ पर स्वॉर्ड एम्परर भी इसको देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं तुम भी इस जगह पर काफी ज्यादा करीब हो अपने गॉड लेवल के, लेकिन यहाँ पर क्या तुम्हें सही में लगता है तुम मेरा सामना कर सकती हो। और इसी के साथ ही वो लेडी कहती है अब इस जगह पर मैं तुम्हारा सामना करने के लिए नहीं आई बल्कि इस जगह पर अपने बदले को लेने के लिए आई हूँ, जो कि इंसल्ट तुमने मेरी आज से काफी सालों पहले करी थी, उस इंसल्ट का बदला मैं इस जगह पर अब तुमसे लूंगी और इसीलिए अब इस जगह पर तुम्हें मरना होगा। और इसी के बाद ही वो अपने ट्रू ऑरा को रिलीज करती है और उसका ट्रू ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन स्वॉर्ड एम्परर तो काफी ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि हमने सीरीज के स्टार्ट में भी देखा था, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है जिस वजह से वो भी उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देते हैं और इसीलिए उनकी पावर काफी ज्यादा होती है और उनका ऑरा की वजह से उस लेडी का ऑरा यानी कि मून प्रिंसेस का ऑरा भी कमजोर पड़ने लगता है और मून प्रिंसेस का ऑरा कमजोर पड़ रहा होता है। और इसी के साथ ही दोनों अपनी स्वॉर्ड को टकराते हैं, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट के बाद ही इस जगह से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बताया जाता है कि इस जगह पर अब ये वर्ल्ड पूरे तरीके से तबाह होने वाला है, क्योंकि एक तरफ से डीमंस फाइट करने वाले हैं तो दूसरी तरफ से मार्शल आर्ट वॉरियर। लेकिन इस वर्ल्ड के पास इतने ज्यादा मार्शल मास्टर नहीं है जितने इस जगह पर डीमन सेक्टर वाले लोगों के पास है, और वैसे भी जो मार्शल मास्टर्स है वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसीलिए अब जो गड़बड़ होने वाली है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। नांगोंग प्रिंसेस और उसके भाई को भी इस जगह पर फील हो जाता है उसके फादर के साथ नांगोंग क्लैन के अंदर कुछ गलत हो रहा है। उस जगह पर काफी सारे पावरफुल मार्शल मास्टर्स हैं जो कि उनके फादर से फाइट करने के लिए उस जगह पर पहुंच चुके हैं। इसीलिए प्रिंसेस भी अपने भाई से कहती है हमें जल्दी से जल्दी उस जगह पर जाना होगा, वरना जो प्रॉब्लम्स होगी वो फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि और कोई भी मार्शल मास्टर हमारे फादर के अलावा इस जगह पर डीमन सेक्टर वालों के खिलाफ नहीं जाने वाला। जैसे कि आज से 20 साल पहले भी वो लोग डीमन सेक्टर वालों के खिलाफ खड़े नहीं हुए थे, इसीलिए हमें कुछ भी कर अपने फादर के पास पहुंचना होगा। इसी के साथ ही कहानी सुनाने वाला काफी सारी बातों को बताने लगता है इस जगह पर कि इस जगह पर जो डीमन सेक्टर वाले लोग हैं उन्होंने इस जगह पर काफी सारे बुरे काम किए, जिसके बारे में सारे के सारे सेक्टर्स में बातें पहुंच गई उस पिजन्स के थ्रू। और इस जगह पर अब सभी लोगों को डीमन सेक्टर वालों के बारे में पता चल गया कि वो वापस से इस जगह पर इस वर्ल्ड के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं।
इसीलिए जितने भी सेक्टर्स थे और एकेडमीज थी उनके पास ये नोटिफिकेशन आ गई कि अब यहाँ पर डीमन सेक्टर का कोई भी बंदा दिखता है उसे तुरंत ही मार दिया जाए। और इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर कुछ लोग एक फॉरेस्ट से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उनको इस जगह पर कुछ बैंडिट्स रोक लेते हैं और वो बैंडिट्स कहने लगते हैं अगर तुम लोग इस जगह पर हमें पैसे देने को तैयार हो तो हम तुम्हें सेफ्टी के साथ इस जंगल से बाहर जाने देंगे और तुम्हें थोड़ा बहुत ही टैक्स देना है, हमें दे दो इस जगह पर। और इसी के साथ ही इस जगह पर दिखाए जाते हैं सभी के सभी 5 हीरोज को, और इस जगह पर ये 5 के 5 हीरोज तैयार होते हैं फाइट करने के लिए क्योंकि इनका तो काम ही यही होता है। लेकिन इसी के साथ ही जियोखा को दिखाते हैं, जियोखा भी इस रेड स्काई को देख रहा होता है, उसे इस रेड स्काई के बारे में नहीं पता होता। 5 माउंटेन के अंदर भी सभी लोग हैरान होते हैं इस रेड स्काई को देखकर, आखिरकार ये रेड स्काई और ये मून्स इस तरीके से स्प्लिट क्यों है, किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। सभी लोग कहने लगते हैं हम तो अपनी जिंदगी में पहली बार इन सारी चीजों को देख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही सेकंड एल्डर इस जगह पर यानरान से पूछने लगता है क्या उसने इस जगह पर इस तरीके की चीजें पहले देखी हुई है, उसे इसके बारे में कुछ पता है तो वो बताए इस जगह पर। यानरान बताने लगता है ये सारी चीजें आज पहली बार नहीं हो रही बल्कि आज से 20 साल पहले भी ये सारी चीजें हुई थी जब डीमन किंग इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करना चाहता था, लेकिन उस टाइम पर उसे रोक लिया गया था। इस जगह पर जो स्वॉर्ड एम्परर थे नामगोंग क्लैन के, उन्होंने इस जगह पर हेल्प ली थी अपने दोस्त से जो कि स्वॉर्ड स्प्लिटिंग स्वॉर्डमैन योन, उन दोनों ने मिलकर इस जगह पर डीमन गॉड को डिफीट कर दिया था क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसीलिए उन दोनों की पावर के बारे में काफी सारी बातें भी फैल गई। लेकिन अब ये सारी चीजें वापस से हो रही है, हमें लगता है अब वापस से जो डीमन सेक्टर है वो राइज होने वाला है और इस वर्ल्ड के काफी सारे लोगों का सेक्रीफाइस देकर अपने गॉड्स को रिवाइव करेगा, अपनी मार्शल आर्ट को और ज्यादा पावरफुल बनाएगा। जिन लोगों से हम पहले उस जगह पर मिले थे जब हम बैंडेड यूनियन के कंपटीशन की तरफ जा रहे थे, शायद से वो भी इविल सेक्टर के ही लोग थे, इविल कल्टीवेशन उन्हें आती थी। तभी यहाँ पर जो वुफेंग होता है वो बोलने लगता है मैंने इन सारी चीजों के बारे में पहले भी सुना है, आज से 20 साल पहले ऐसी कुछ चीजें हुई थी लेकिन उस टाइम पर मैं काफी ज्यादा छोटा था इसीलिए ज्यादा बातों को मैं नहीं जान सका। इसी के साथ ही 10th एल्डर इस जगह पर बोलती है क्या अब इस जगह पर कुछ बुरा होने वाला है, अगर कुछ बुरा होने वाला है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास तो इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि हम डीमन सेक्टर वालों के खिलाफ जा सके। तभी यहाँ पर वुफेंग कहता है मुझे भी इस जगह पर कुछ नहीं पता, ये यहाँ पर गलत भी हो सकता है जो इस जगह पर ये बोल रहा है क्योंकि बाकी सेक्टर वाले लोग काफी ज्यादा इजीली उन लोगों को टेक डाउन कर लेंगे। तभी उस जगह पर आप सेकंड एल्डर बताना स्टार्ट करते, उस टाइम पर उन लोगों ने काफी सारे लोगों की जान ले ली थी और मुझे लगता है उनका सबसे ज्यादा आसान टारगेट हम बैंडेड्स ही बनने वाले, इसीलिए बहुत ज्यादा बुरी चीजें हो सकती है। ये सुनने के बाद इस जगह पर चाय और उसकी दोस्त काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसी के साथ ही इस जगह पर वापस से यानरान बोलने लगता है तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये मजाक है और वापस से उन लोगों को रोक लिया जाएगा, लेकिन इस बार इन सारी चीजों को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि स्वॉर्ड स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन योन वो मर चुका है और उसे मरे हुए 15 साल हो चुके हैं और इस टाइम पर जो स्वॉर्ड एम्परर है वो भी काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और उनके पास भी इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो उनका सामना कर सके। मुझे नहीं लगता इस बार कुछ होने वाला है। तभी यहाँ पर सभी लोग योन की तरफ देखने लगते हैं, यानी कि जियोखा की तरफ देखते हैं। जियोखा की तरफ ही सभी लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ पर जियोखा की उनकी प्रोटेक्शन कर सकता है, लेकिन यानरान इस जगह पर बताता है कि उनके पास जो डीमन जनरल्स हैं उनकी पावर है योन से भी ज्यादा है, यानी कि जियोखा से ज्यादा है, इसीलिए जियोखा भी शायद से ही उन्हें रोक पाए। लेकिन सभी लोग इस जगह पर कहते हैं अगर कुछ ऐसा होने वाला है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा वरना ये पूरा का पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यानरान कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम लोग कुछ कर सकते हो? पिछली बार जितने सारे लोग उस फाइट में लड़े थे उनमें से खाली 2 ही लोग जिंदा बचे थे जो कि वो दोनों ही पावरफुल स्वॉर्ड्समैन थे। इनके बीच में चाहे कितनी ही लड़ाई हो, ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक बड़ा पार्ट इसमें एंड होना ही है। और जहां तक रही डीमन सेक्टर वालों को रोकने की बात, हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी वुफेंग इस जगह पर हंसने लगता है और कहता है इस बार हम इस तरीके से हाथ में हाथ धरकर नहीं बैठने वाले क्योंकि हम लोगों के पास पहले से ही जियोखा है और जियोखा ने हमें भी इस जगह पर मार्शल आर्ट सिखाई हुई है, इसीलिए हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए तैयार हैं और हम फाइट करेंगे इस बार। जियोखा भी कहने लगता है हाँ जरूर इस बार हम भी फाइट में पार्टिसिपेट करेंगे। जियोखा को इस जगह पर अपने फादर की भी याद आ रही होती है क्योंकि ये लोग इस जगह पर और किसी की नहीं जियोखा के फादर की ही बात कर रहे होते हैं। जियोखा उन सारी चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही जो लीडर होते हैं वो कहते हैं हम वापस से फाइट अगेंस्ट करेंगे डीमन सेक्टर वालों के खिलाफ और वापस से डीमन सेक्टर को तबाह कर देंगे। कुछ भी कर इस जगह पर हमारा जो ये 5 पीक गढ़ है उसे कोई भी तबाह नहीं कर सकता। ये 5 माउंटेन हम लोगों का है और इस पर हमारा ही राज रहेगा। लेकिन यहाँ पर सभी लोग अब तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए डीमन सेक्टर के अगेंस्ट और वो कहने लगते हैं अगर जियोखा हम लोगों के साथ है तो हम जरूर उन लोगों के अगेंस्ट में फाइट करेंगे। इसी के साथ ही जियोखा भी एक स्माइल करता है और कहने लगता है ठीक है मैं इस जगह पर तैयार हूँ अपने सभी साथियों की रक्षा करने के लिए। इसी के बाद ही ये सीरीज इसी जगह पर एंड हो जाती है। इसका सीजन 2 मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है और सीजन 2 अभी तक नहीं आया। जैसे ही सीजन 2 आ जाएगा मैं उसे भी एक्सप्लेन कर डाल दूंगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो कमेंट करना मत भूलना। ओके बाय गाइस।